रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में कल जो चीजें पढ़ी गई थी उसमें कहाँ तक चीजें समझ में आई थी। यानी कि सदोष परिरोध में मैलिस जो होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और इसमें जो मोरल फोर्स होता है, क्या उसके आधार पर भी किसी को कन्फाइन किया जा सकता है? मोरल। हम्म हम्म हो सकता है। मोरल फोर्स के आधार पर क्या किसी का कन्फाइनमेंट हो सकता है? मोरल फोर्स। जैसे कल आपने एग्जाम में दिया था वो बेटी के मेरे बाहर तो मेंटली था क्योंकि अगर हम अपने मतलब लड़की को बातों से बोल दे और वो घर से ना जाए ठीक है। पर अगर बच्चे को बोल रहे हैं तो अगली बार तो पड़ेगा। मोरल फोर्स सब वही है ना, मतलब कि जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। बिना बॉडी के फोर्स के, यानी कि बिना शारीरिक बल के, नैतिक बल का प्रयोग करके भी अगर किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया जा रहा तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आया है। ठीक है। यानी कि मोरल फोर्स के आधार पर भी किसी को कन्फाइन किया जा सकता है। ठीक है। क्या? देखो, पेरेंट्स और बच्चे के प्रति यहाँ पे दो चीजें होती है कि विधि जो होती है वो वहीं पे काम करती है जहां पर कि कुछ सामाजिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर हर जगह विधि को लागू कर दिया जाए तो फिर तो 24 आवर में दो व्यक्तियों के बीच में नहीं, माता पिता के बीच में, माता बच्चों के नहीं, पूरे परिवार में रोज केस उत्पन्न हो जाएंगे। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो सद्भावना के आधार पे, कुछ चीजें जो होती हैं वो मोरल नैतिकता के आधार पे, कुछ चीजें होती हैं अधिकार के तौर पे। ठीक है। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अगर रिस्ट्रेन कर रहा है, रोक रहा है, अब पड़ोसी जाके एफआईआर करवा दे तब तो फिर, या कोई माता पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए पीट रहा है, कोई व्यक्ति जाके एफआईआर करवा दे तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी ना। तो हर जगह हर चीज लागू नहीं होती। ये बेसिकली जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तब ये चीजें आपके ऊपर लागू हो जाती। ठीक है। तो जैसे आपका अपना जो पर्सनल लॉ होता है, पर्सनल लॉ आपका सड़क पे लागू नहीं होता। यानी लागू, सड़क पे लागू का मतलब ये कि सड़क के नियमों पे लागू नहीं होता। आपका अपना पर्सनल लॉ आपके अंतरात्मा तक लागू होती है। अंतरात्मा तक मतलब समझ रहे हो ना, कि हम पूजा इतनी टाइम करेंगे, हम नमाज इतनी टाइम पढ़ेंगे। वहां पे कोई आपको मना नहीं करता है, आप जब मर्जी हो जब करो। कोई कुछ बोलता है क्या आप? तो ये आपका पर्सनल लॉ है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री लॉ होते हैं वो आपको घर से बाहर निकल के कैसे व्यवहार करना है, समाज के साथ कैसे संपर्क में रहना है, इन सब बातों के लिए इन्फोर्स करते हैं।
कि वहां पे आप हमारे बताए गए नियम कानून को ब्रीच मत करो। ठीक है, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप दो भाई हो, कमरा बंद करके खूब एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वही चीज आप खड़े होकर पड़ोसी को कह दीजिए। अब ये कहो कि राइट टू एक्सप्रेशन अब चाहे जहां बोले, तो ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं निर्बंधन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कन्फाइनमेंट, अब जैसे एक सास जो है एक बहू का कन्फाइनमेंट कर सकती है, ठीक, ससुर अपने दामाद का कन्फाइनमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो विधिक रूप से बंधन में बंधे हुए, और फिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में विचरण करने का राइट। एक होता है, देखो, सुपीरियर और रिस्पोंडेंट, ये अभी टार्ट में आप पढ़ोगे। एक होता है मालिक और नौकर का संबंध, एक होता है मास्टर का और सेवक का संबंध, है ना। तो नौकर का, सेवक का, इनके संबंध भी होते हैं। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कोई बंदा हमारे कोचिंग में काम कर रहा है, हमने उसको कहा बेटा तुमको 9 से 5 रहना है, ठीक है, 9 से 5 रहना। किसी दिन अगर मान लो 5 बजे के बाद कुछ काम आ गया, तो हमने उसको मोरली फोर्स किया। हमने कहा यार बेटा देखो ऐसी ऐसी बात है, आज तुमको यहाँ पे 6 बजे तक रुकना है। अब वो, चूंकि आंशिक रूप से भी अगर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाए, तो क्या हो जाएगा? विरोध भी हो सकता है और अवरोध भी हो सकता है। तो अब उसको 5 बजे तो छोड़ देना है। डेली तो ही होता है, लेकिन किसी दिन ऐसा काम हुआ और हमने उसको रोक लिया, क्या वो जाके हमारे खिलाफ कन्फाइनमेंट का वाद दाखिल कर सकता है? बोलो, नहीं कर सकता। तो इसी तरह माता पिता का भी रोल होता है बच्चों के प्रति, है ना। इसलिए वहां पे लागू है। इसमें आइए देखिए, उदाहरण देखते हैं। इसमें कौन कौन से उदाहरण थे? बी, एक जेल का डॉक्टर है। क्या है? बी एक जेल का डॉक्टर है। अब डॉक्टर है, अब किसी भी अपराधी को जो कारावास की अवधि में रह रहे हैं, यानी जेल में बंद है, उसने सी नामक व्यक्ति को या एक अभियुक्त को, सी नामक व्यक्ति को या अभियुक्त, भी अभियुक्त है, वहां पे बंद है तो अभियुक्त होगा, ठीक है। ले जाओ भैया। एक कमरे में ले जाता है, कौन? डॉक्टर साहब। एक कमरे में ले जाके बंद करते हैं और वहां पे उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको एनिमा देते हैं। एनिमा एक दवा होती है ना, एनिमा लगाना, एनिमा देते हैं उसको, एनिमा लगा सके। तो अब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने क्या उस कैदी को या उस अभियुक्त को कन्फाइंड किया या नहीं किया? उसकी इच्छा के, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहो कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है तो वो ऐसा कर सकता है, तो वो वहां पे एज ए कैदी है, रिलेशन है डॉक्टर का और उसका,
लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो एनीमा तो ऐसे भी दिया जा सकता था ना, आप उसको ले जाके सेपरेटली बंद करके तब लगा रहे हो। तो ये यहाँ पे कल्पना। फिर दूसरी बात ये है कि बी एक शहर में रह रहा है। इसने क्या किया कि अपने भाई को यानी सी को, जो चेन होती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हैवी चेन, यानी सीकड़ों में, भारी सीकड़ों में। मुगले आजम फिल्म देखी है? मुगले आजम फिल्म नहीं देखी? उसमें हीरोइन को कैद किया जाता है ना पूरा। तो बी ने, जो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है, जिसके गांव में भी वो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, सी नामक अपने भाई को चैन में जकड़ता है। और इसलिए जकड़ता है कि उसको कभी कभी मिर्गी के दौरे आते हैं। जिला न्यायालय ने जब उसका पूरा सर्वे किया, यानी कि उसके केस को पूरा सुना, सुनने के बाद जिला जज ने कहा कि ये तो सामान्य व्यक्ति, इसके ऊपर कोई ऐसी चीजें नहीं है। अब वो भाई जिसने उसको चैन में जकड़ कर रखा था, क्या वो कन्फाइनमेंट के लिए दोषी होगा? मतलब उसको भाई इनसे होगा। नहीं, देखिए, इंसेन होना है एक अलग बात है, नहीं है और फिर उसके बाद आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो। नहीं, उस भाई कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने आप को बंधवा लेगा क्या? तुम्हारे ऊपर अगर चेन डाली जाए, घर का ही डाले, बाप ही डाले, भाई डाले, कोई भी डाले, तो क्या आसानी से बंधवा लोगे अपने आप को? अगर आप आसानी से बंधवा ले तो इसका मतलब ये है कि या तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है, या ये सोचते हो कि ऐसा होता ही है। लेकिन जब जिला जज ने उसका पूरा प्रकरण देखा, देखने के बाद उसको लगा कि इसका तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना इसको मिर्गी आती है, ना बीमार है, कुछ नहीं है, ये तो स्वस्थ आदमी है। अब बस ये था कि वो बेचारा असहाय था। तो ऐसे करना भी कन्फाइनमेंट होता है। किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित परिसीमा से बाहर जाने से रोकना, निश्चित परिसीमा के, यानी उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध उसको बांध कर रखना, रोक कर रखना, दबा कर रखना, बंद करके रखना किसी भी तरह से, वो सब क्या होंगे? कन्फाइनमेंट, इलीगल। ठीक है, लीगल तौर पे अगर रखा जाए, जेल में बंद हो तो वहां पे नहीं है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अलग से कोठरी में बंद किया जा रहा है, अलग से कोठरी में किसी दूसरे पर्पज के लिए, तो वहां पे आपका कन्फाइनमेंट। जैसे किसी अपराधी को हमें जान से मारना है, अब उसके भोजन में हमको जहर मिलाना है धीरे धीरे कर। अब पता ये चला कि अगर उसको हमने कॉमन अपराधियों के साथ खाना दिया तो हो सकता है कि किसी दिन प्लेट की अल्टा पलटी भी हो सकती है ना। तो उसको क्या किया, स्पेशल एक रूम में हमने बंद कर दिया और ये कहा कि तुम्हारे लिए आदेश है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको वहीं पे धीरे धीरे स्लो पॉइजन के साथ खाना दिया, वो भी कन्फाइनमेंट। ठीक है। बा एक महिला, बी एक वीमेन है जो कि, नहीं, बी एक महिला को, बी एक महिला को जो सी, मान लो सी की रखेल है,
बी एक महिला को बी एक महिला को जो सी है, जो उसकी रखैल है, यानी बी की रखैल कौन है? सी। बी की रखैल सी। मिस्ट्रेस। अब बी क्या करता है? सी को इलाहाबाद से मुगल सराय ले जाता है। इलाहाबाद से मुगल सराय ले आया और वहां उसे एस को, कहां पे? मुगल सराय में उसने एस को सुपुर्द कर दिया। एस को सुपुर्द कर दिया। एस जो कि एक वेश्यालय चलाती थी। ठीक है? मुगल सराय में एस जो है वो एक वेश्यालय चलाती थी। इसके पहले कई अवसरों पर एस को बी ने कई लड़कियों की सप्लाई किया था और वो सब गलत आचरण के लिए। नहीं, वेश्यालय चला रही है तो गलत आचरण के। और एस ने अपने गेट पर एक पहरेदार लगा दी ताकि यहां से कोई भी महिला आने के बाद जाने ना। और स्पेशली कुछ महिलाओं की उसने, जो नई लड़कियां आती थी उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए या निगरानी रखने के लिए, सर्विलांस रखने के लिए अलग से उसने महिलाओं को भी अपॉइंट कर, यानी कि यूं कह लो कि द्विस्तरीय व्यवस्था कर दी उसने। यानी एक तो अंदर महिलाएं उसकी सर्विलांस करेंगी, देखभाल करेंगी कहीं जा तो नहीं रही, दूसरा गेट पे बैठा हुआ बनता है। तो यहाँ पे क्या उस महिला का, जो बी की जो मिस्ट्रेस है, जो रखैल है बी की, सी, सी का इस तरह से उस वेश्यालय में रखा जाना कन्फाइनमेंट की श्रेणी में आएगा? तो आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। लेकिन मसला इस बात का है कि इसमें दोषी कौन कौन होगा? इसमें दोषी कौन कौन होगा? बी और एस दोनों होंगे इसमें। ठीक है? तो बी और एस इसमें दोनों होंगे। फिर इसी तरह एक मामला आता है कि सा किसी अपराध का अपराधी था, यानी सी किसी अपराध का अपराधी था, यानी जिसे बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिना वारंट के उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक लेटर लिखा है कि पहले तो वो सी को लेटर भेजता है, कहता है कि आप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अपराधी तो है ही है वो। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने, जब वो व्यक्ति, जब लेटर लिखा और लेटर में वो नहीं आया बंदा, तो अपने दो पुलिस वालों को उसने भेजा और कहा कि उसको अपने साथ लेके आए। किसको? सी को।
तो पुलिस अधीक्षक ने यानी एसपी ने पहले क्या किया, लेटर लिखा, लेटर का सी पे कोई असर नहीं हुआ। तब इसने क्या किया, दो बंदों को भेजा, दो सिपाहियों को भेजा और कहा कि इसको अपने साथ लेके आओ। ये दो सिपाही गए, चूंकि अब आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। और ये भी कहा कि वो किसी व्यक्ति से बात करने ना पाए, किसी व्यक्ति से वो किस बात करने ना पाए। अब यहाँ पे वो गए पुलिस वाले और उसको घेरे में लेके मतलब आजू बाजू रह के किसी से उसको बात करनी नहीं थी और लेके उसको एसपी के पास आए। तो यहाँ पे एसपी साहब का जो रोल होगा वो क्या होगा, क्या कन्फाइनमेंट के दोषी होंगे? एसपी साहब क्या कन्फाइनमेंट के दोषी होंगे? यहाँ पर तो हो गया हाँ, अधिकार नहीं है, बिना वारंट के आप नहीं पकड़ा सकते। आपने पकड़ा लिया तो वारंट सब तब तो नहीं होता, तब तो नहीं। ठीक, तो यहाँ पे कन्फाइनमेंट के दो पुलिस वाले नहीं होंगे, क्यों? ऑर्डर का पालन। फिर एक है कि किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर देना, सीधी सी बात है, वो भी कन्फाइनमेंट। ठीक, तो ये जो कन्फाइनमेंट के एलस्ट्रेशन थे वो दिया। ठीक, तो आपके ये टॉपिक भी दोनों फिनिश हो गए, कन्फाइनमेंट भी हो गया और रिस्ट्रेंट भी हो गया, हार्ड भी हो गया और ग्रीवियस हर्ड। ठीक, तो प्रॉब्लम सबकी याद हो गई ना, करीब करीब पढ़ लिया तो 2 बार 3 बार पढ़ो सब याद हो जाएगा, लगे रहो तभी होगा। अच्छा, हाँ, हाँ, इसके, हाँ, इसके उसका हार्ट और ग्रीवियस हरकत लिखा दिए थे, इसका लिखा देते हैं। दूसरी चीज एक बात ये बताओ कि कभी कभी भ्रम में शब्द देखिएगा, भ्रम में पुलिस वाले किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो आप पुलिस हो, ठीक है, आपको हमने वारंट दिया और हमने कहा सी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। पुलिस वाला गांव जाता है, गांव में वो डी नामक व्यक्ति को ही सी समझ लेता है, डी नामक व्यक्ति को ही वो सी समझ लेता है और डी को वो पकड़ेगा। अब डी को जब वो पकड़ के लाया तो उसके बाद सी ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे परिस्थिति। तो क्या यहाँ पे जो आप हो, आप पुलिस में हो, आपको कहा गया, आपके नाम वारंट था, तो क्या आप जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो आप इसमें दोषी होगे या नहीं? हाँ, आप दोषी नहीं होंगे, आपने भ्रम में काम किया है और जब कोई चीज भ्रम में होता है फिर वो पनिशेबल नहीं है। ठीक है, ठीक, प्रतीक्षा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, कैसे आ गया तुमको समझ में? आ गया है, अच्छी बात है अगर आ गया है तो। चलिए डिस्टिंक्शन लिख लीजिएगा, पहले इंग्लिश में लिखिएगा। अब एलिमेंट्स वगैरह इसके दो दो एलिमेंट है, बहुत ज्यादा एलिमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है, इनको 2 बार 3 बार पढ़ के या तो शॉर्ट में ही अपना लिख लेना। डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। दोबारा आप लोग ज्वाइन करिएगा।
मिस्टर आनंद द्विवेदी, अच्छा आवाज तो नहीं आ रही होगी। ज्योत्सना ताबीर, आनंद तिवारी, इरम जहीर, अच्छा सैमसंग। आज आप बोला क्यों नहीं करती हो? लोकेश पटेल, फरमान, अच्छा कोनिका भी आज नहीं आई। सब नहीं